बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, आज आपने यूबीसी पे एक एग्जांपल न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो फ्रेम टाइप है दैट इज़ इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। द स्ट्रक्चर इज़ 5 स्टोरी विथ 3.5 मीटर हाइट ऑफ ईच स्टोरी। द फ्रेमिंग प्लेन जो है वो आपका गिवन है जो आपका लेक्चर नंबर 5 में गिवन है। मैं आपके साथ उसकी डिटेल भी शो कर देता हूँ। लेट इट ओपन फॉर अ वाइल। तो ये भी आपको फ्रेम शो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर आर नो, इस लेक्चर में नहीं है बल्कि है इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड्स वाले लेक्चर में है। मीनवाइल इसको हम ओपन ज़रा कर लेते हैं। ये आपके पास फ्रेम शो हो रहा होगा। लेट मी चेक। यस। तो अब इस फ्रेम को अगर आप फोकस करें, इन एक्स डायरेक्शन देर आर 2 फ्रेम्स। एक फ्रेम आपका ये है, ठीक है जी, और दूसरा फ्रेम आपका ये है। इसी तरह वाई में अगर आप फ्रेम देखें तो 1 2 3 4 5 6। सो देर आर 6 फ्रेम्स इन वाई डायरेक्शन। हर एक की जो है जो एवरी कॉलम है उसका साइज है 500 बाई 500 मिलीमीटर। इसी तरह एवरी बीम जो है आपका 300 मिलीमीटर विड्थ है और 600 मिलीमीटर टोटल थिकनेस है इंक्लूडिंग स्लैब। और अगर आप स्लैब से बिलो देखें तो स्लैब की थिकनेस है 200 mm, तो स्लैब से बिलो जो लटक है बीम की वो 400 मिलीमीटर है। इसी तरह ये इसके एफ सी प्राइम गिवन है और ये एफ वाई गिवन है। लाइव लोड गिवन है जी 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह सुपर इम्पोज डेड लोड गिवन है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो पेरीमीटर वॉल वेट है दैट इज़ 3 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ। और स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंस फैक्टर है दैट इज़ 1। और जो सॉइल टाइप है दैट इज़ सॉफ्ट रॉक एंड SC टाइप इन अकॉर्डिंग विद UBC 97 प्रोविजंस। जो जोन है हमारा जोन 2B है। उसके लिए जोन फैक्टर टेबल 16I में 2.1 गिवन है, सॉरी 0.2 गिवन है। इसी तरह इसका जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ 0.24 और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो, और ये सारा मैं आपको टेबल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल्स में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ सीज़मिक कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और सॉइल टाइप, और आपका जोन जो है वो 0.2 है।
सो SC टाइप पे आपका 0.32 आ जाता है। इसी तरह जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन है 0.2 जोन फैक्टर और SC टाइप के अगेंस्ट 0.24 आपका बनता है। सो इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है तो आपका R आ जाएगा 5. सो यहाँ पे आ जाए कंक्रीट इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। सो इसका R जो है आपके पास दैट विल बी 5.5 कंक्रीट इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम दैट विल बी 5.5 R आ जाएगा आपके पास। सो आपको ये शो हो रहा होगा। सो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। सो ये डाटा है बेसिकली इसका सारा। इसके बाद स्टेप 1 आ जाता है, आपने वेट ऑफ द बिल्डिंग कैलकुलेट करना है। सो लेट मी मूव टू दैट पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीम की जो डेप्थ है बिलो द स्लैब दैट इज़ 400 मिलीमीटर और टोटल डेप्थ जो है वो 600 मिलीमीटर आ जाएगी। और जो कॉलम साइज है दैट इज़ 500 बाई 500। तो ये बेसिकली इसका डाटा सारा गिवन है। तो ये मैं कोड जो है आपके साथ UPC 97 ये आफ्टर द लेक्चर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले आपने वेट ऑफ द बिल्डिंग W निकालना है। सो सॉलिड स्लैब ऑन वेट इज इक्वल टू स्लैब थिकनेस क्रॉस यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। सो दैट इज 4.71। तो 0.2 मीटर है थिकनेस। सो 2400 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी है, मल्टीप्लाई पे 9.81 डिवाइडेड बाई 1000। तो आप किलो न्यूटन में कर सकते हैं। तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी आपकी स्लैब की यूनिट वेट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई स्लैब का एरिया। स्लैब का एरिया कितना बनता है जी? सो 721 मीटर ये इधर से आ गया वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में आपका आ गया 25 मीटर। 5 क्रॉस 5 25 मीटर। सो आप 21 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी सॉरी इंटेंसिटी ऑफ द वेट ऑफ द स्लैब। तो आपके पास टोटल स्लैब का वेट आ जाएगा। इसी तरह बीम्स का वेट आप करें तो अब अगर आप बीम्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें। सो 21 मीटर के 6 बीम है आपके पास 1 2 3 4 5 6। सो 21 बाई 6 प्लस 25 मीटर के आपके पास 2 बीम है 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई आगे डायमेंशन आ जाएंगी इसकी 0.3 तो ये लेंथ आ गई। इसके बाद 0.3 मीटर क्या है इसकी विड्थ आ गई, और 0.6 माइनस 0.24 जो एक्सक्लूडिंग द स्लैब, बिकॉज स्लैब का तो हम वेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक्सक्लूडिंग स्लैब जो हमारे पास आ जाती है उसकी डेप्थ दैट विल बी 0.6 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.4 और फिर मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट। तो ये हमारे पास बीम्स का वेट आ जाता है। सो यहाँ पे है कि स्लैब इज़ 25 मीटर बाई देयर आर 6 बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन ऑफ 21 मीटर लेंथ एंड 2 बीम्स। सो ये आगे एक्सप्लेनेशन गिवन हुई है सारी, ठीक है जी। इसी तरह कॉलम वेट, लेंथ ऑफ कॉलम फ्रेश क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। सो 3.5 मीटर टोटल हाइट है स्टोरी की। सो
बीम और स्लैब की आप डेप्थ एक्सक्लूड करेंगे तो 0.6 मीटर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 24। सो अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 क्रॉस 4, 24 टोटल कॉलम्स हैं, 24 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, और 0.5 बाई 0.5 क्रॉस सेक्शन आ गया, और ये इसकी लेंथ आ गई। तो एक स्टोरी का आपका मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, तो एक जो है कॉलम का वेट आ गया एक स्टोरी के लिए। सो देयर आर 24 कॉलम्स एंड स्टोरी हाइट इज 3.5 मीटर, 0.6 मीटर, बीम्स एंड स्लैब्स आर एक्सक्लूडेड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉलम्स। फिर आ जाता है पेरीमीटर वॉल वेट, लेंथ ऑफ वॉल क्रॉस वेट ऑफ वॉल पर मीटर। सो अब पेरीमीटर पे देखें, एक वाल ये आ जाएगी 21 मीटर की, दूसरी वाल ये आ जाएगी 21 मीटर की, एक वाल ये आ जाएगी आपकी 25 मीटर की और एक है 25 मीटर की। सो दो वाल्स आपकी 25 मीटर की है, दो वाल्स आपकी 21 मीटर की है, मल्टीप्लाई बाई 3 यूनिट वेट ऑफ स्लैब, सॉरी यूनिट वेट ऑफ पेरीमीटर वॉल, तो आपके पास वॉल का वेट आ जाएगा। सो देन आ जाता है सुपर इम्पोज डेड लोड ऑन स्लैब। तो स्लैब के ऊपर जो सुपर इम्पोज डेड लोड है उसमें फ्लोर फिनिश वगैरह इंक्लूड होंगे आपके, ठीक है जी। सो एरिया ऑफ स्लैब 25 बाई 21 क्रॉस सुपर इम्पोज डेड लोड दैट इज़ 4, तो आपके पास सुपर इम्पोज डेड लोड निकल आया। अब आ गया टोटल वेट, इसमें लाइव लोड आपने कंसीडर नहीं करना। सो टोटल आ गया जी स्लैब का वेट प्लस बीम्स का वेट प्लस कॉलम का प्लस वॉल का और प्लस सुपर इम्पोज लोड, सबको ऐड कर दिया तो एक स्टोरी का आ गया जी 5755.67 किलो न्यूटन एक स्टोरी का। तो 5 स्टोरी के साथ मल्टीप्लाई करने टोटल वेट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है बिल्डिंग का टाइम पीरियड, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। तो CT क्या 0.0731 फॉर कंक्रीट बिल्डिंग एंड HN टोटल हाइट जो आ जाएगी बिल्डिंग की दैट इज़ 17.5 मीटर, 5 क्रॉस 3.5 दैट इज़ 17.5। तो हमने टाइम पीरियड निकाला मेथड ए से दैट इज़ 0.625 सेकेंड्स। सो मेथड बी जो है वो आप डेफिनेटली बेस शीयर को अप्लाई करने के बाद चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सो बिकॉज जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज़ लेस देन 0.7 सेकेंड, सो FT जो एडिशनल फोर्स ऑन द टॉप स्टोरी है दैट विल बी 0। सो जो एडिशनल फोर्स टॉप पे लगती है दैट विल बी 0। सो द बेस शीयर इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो फॉर इंटरमीडिएट मोमेंट जिसमें फ्रेम R आपके पास 5.5 आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू CV ओवर RT इंटू W। सो W की फॉर्म में देखें तो 0.093 W आ जाता है हमारे पास बेस शीयर। सो बेस शीयर नीड नॉट टू एक्सीड दैट, ये हमने कैलकुलेट किया दैट इज 0.109 W, कि 0.109 W से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारी कितनी है 0.093, हमारी इससे लेस है, इट मीन्स इट इज़ ओके। दूसरा चेक है कि द बेस शीयर शैल नॉट बी लेस देन दिस, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.026 W, तो हमारी क्या वैल्यू से ग्रेटर है, ओके है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। अगर इससे कम आ जाती है तो हमने मिनिमम वैल्यू कंसीडर करनी है, और अगर इन दिस केस अगर इससे ज़्यादा आ जाती है तो हम फिर ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है यही कंसीडर करेंगे। सो टोटल बेस शीयर विल बी इक्वल टू 0.093 मल्टीप्लाई बाई टोटल वेट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज़ 2676.39 किलो न्यूटन। सो आपका टाइम पीरियड 0.7 सेकेंड है, लेस देन 0.7 सेकेंड है, तो आपकी FT एडिशनल फोर्स एट टॉप स्टोरी विल बी इक्वल टू 0। सो किसी भी बिल्डिंग पे जो एप्लीकेशन के
बेस शीयर के एप्लीकेशन के जो होते हैं मोड्स, देर आर 6 मोड्स। एक ये कि बेस शीयर आपकी एक्स डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी क्या है एक्स डायरेक्शन में लग रही है विद पॉजिटिव एक्सेंट्रिसिटी, और तीसरी क्या है एक्स डायरेक्शन में लग रही है विद नेगेटिव एक्सेंट्रिसिटी। इसी तरह चौथी आ जाती है वाई डायरेक्शन में आपकी बेस शीयर लग रही है, पांचवी आ जाती है वाई डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव एक्सेंट्रिक के साथ लगे, या छठी आ जाती है आपकी वाई डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेंट्रिसिटी के साथ आपकी बेस शीयर अप्लाई होगी। So the base shear is calculated both in x and y directions and distributed horizontally and vertically. So आपने क्या करना है, देखें हमारे पास बेस शीयर निकल आई, दैट इज 76.39। सो इस चीज़ को मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। चले मीन वाइल मैं ई टैब सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूँगा। तो अब आप देखें, अब सपोज करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स बेस शीयर को हम चेक करते हैं। सो सपोज करते हैं कि हमारे पास पहला केस आ जाता है एक्स डायरेक्शन, तो टोटल वी एक्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, जितनी शीयर है बेस शीयर है 2676.39 किलो न्यूटन। So the force in each frame of x direction is, because दोनों जो फ्रेम है उनकी स्टिफनेस क्या है, सेम है। अगर डिफरेंट हो तो आप इस फार्मूले से निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल ये v यहाँ पे ये y डायरेक्शन के लिए गिवन है। तो अगर एक्सेंट्रिसिटी आपकी ज़ीरो है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये आप देखेंगे उस फ्रेम की के वाई आई, यानी कि जिस फ्रेम के लिए आप निकालना चाह रहे हैं बेस शीयर, उसकी स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम्स मल्टीप्लाई बाय वी वाई। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन का ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम दोनों क्या है, सिमिलर है। इनके कॉलम का क्रॉस सेक्शन, बीम का क्रॉस सेक्शन, बीम की लेंथ, कॉलम की लेंथ, इसके अलावा जो स्लैब है, जो वेट है वो स्टोरी का, वो सब कुछ क्या है, सिमिलर है। तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका, दोनों की स्टिफनेस इक्वल आ जाएगी। सो दैट्स वाई हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देंगे, हाफ एक तरफ और हाफ दूसरी तरफ। सो एक फ्रेम पे आपकी क्या आ जाएगी 1338.20 किलो न्यूटन फॉर ईच फ्रेम। तो अभी मैं आपके साथ अपना डेस्कटॉप शेयर कर देता हूँ ताकि आप जो भी मैं बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा हूँ वो आपके साथ भी शेयर हो जाए। अभी मैंने आपके साथ स्लाइड्स जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। तो अभी आपको मेरा डेस्कटॉप शो हो रहा होगा। तो अगर आप देखें अभी, तो अभी आपको ई टैब पे ये प्लेन नज़र आ रहा है। तो आप देखें जो मेरे पास टोटल बेस शीयर है दैट इज 76.39 किलो न्यूटन है।
तो दोनों फ्रेम पे डिवाइड होके लगेगी। दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लान पे लेके जाऊँ, बेस पे ले जाता हूँ जी, और इन दो जॉइंट्स पे एक मैं इन दो जॉइंट्स पे मैं जॉइंट लोड फोर्स, चलें डेड के केस में कर लेते हैं, ग्लोबल एक्स डायरेक्शन में कितनी बनती है जी हमारी 38.20 किलो न्यूटन अप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखें डिस्प्ले, अगर आप ये देखें तो एक बेस शीयर इस फ्रेम पे लग गई है आपकी, दूसरी बेस शीयर आपकी इस फ्रेम पे लग गई है, एंड दैट इज 38.2 किलो न्यूटन। अगर आपको ये फोर्स नज़र आ रही हो, लेट मी चेक, तो आपको ये फोर्स का सिंबल नज़र आ रहा होगा, या यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं इसको कि दैट इज 38.20 किलो न्यूटन फोर्स लग गई। सो ये आपने दो फ्रेम्स के पे डिवाइड कर दी, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये वी एक्स है, तो ये एक्स डायरेक्शन में ही अप्लाई होगी। अब आ जाती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने ईच स्टोरी पे लगानी है। सो केस 2 को अभी हम रहने देते हैं, हम सीधा जाते हैं अभी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एफ आई मीन जो आपकी स्टोरी चल रही है, v माइनस एफ टी इंटू वेट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टोरी, हाइट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टोरी टू फ्रॉम बेस टू दैट स्टोरी, और समेशन ऑफ द वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द ऑल स्टोरीज। सो समेशन का निकालें। पहली स्टोरी का वेट कितना है 5755.67 मल्टीप्लाई बाई पहली स्टोरी की हाइट कितनी है 3.5। दूसरी स्टोरी पे आ जाए, दूसरी स्टोरी का वेट तो सेम है, हाइट कितनी होगी है 7 मीटर, बेस से कितनी आ जाएगी 7 मीटर। इससे तीसरी स्टोरी का भी वेट क्या है 5755.67 ही है, बट उसकी बेस से हाइट क्या आ जाएगी 3 गुना हो जाएगी, तीसरी स्टोरी है, ठीक है, इक्वल, तो 3.5 और ऐड हो जाएगा 10.5। चौथी स्टोरी के लिए हाइट जो है वो 14 और पांचवी स्टोरी के लिए 17.5 आ जाएगी। सो समेशन ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ ईच स्टोरी आपके पास आ गया। आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब आपने F1 निकालना है। तो V मल्टीप्लाई बाई पहली स्टोरी का वेट मल्टीप्लाई बाई पहली स्टोरी की हाइट डिवाइडेड बाई समेशन। तो डिवाइडेड बाई समेशन से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा V बाई 15 आ जाएगा। इनको कैंसिल करें ना, तो ये जो रेशो बनती है V बाई 15 बनती है। इसी तरह आप दूसरी स्टोरी की करेंगे तो उसकी हाइट डबल हो जाएगी, बाकी उसका वेट और ये समेशन टोटल चेंज नहीं होगा, सिर्फ हाइट डबल होगी। तो उस पर क्या होगा 2V बाई 15 आ जाएगा, 3V बाई 15 आ जाएगा, 4V बाई 15 आ जाएगा, और पांचवी स्टोरी के लिए 5V बाई 15 आ जाएगा। सो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक्सेल की शीट पे। तो अब आपको समझ आएगी
सबसे पहले आपने देखना है केस 1 की तरफ। आप केस 1 पे फोकस करें कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो जो टोटल शेयर है ये वाली, इसका मैंने हाफ हाफ दोनों फ्रेम पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाफ इस फ्रेम पे लग गया, हाफ इस फ्रेम पे। इसके बाद अब इस फ्रेम की डिफरेंट स्टोरीज पे, तो यहाँ पे देखें दिस डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर। एक स्टोरी जो नंबर ऑफ स्टोरी है उसका फैक्टर क्या है, पहली स्टोरी का 1 है, दूसरी का 2v/15 है, तीसरी का 3v/15 है, चौथी का 4v/15 और पांचवी का 5v/15 है। आप देख सकते हैं कि पहली स्टोरी पे ये लग रहा है, दूसरी स्टोरी पे ये लग रहा है, तीसरी स्टोरी पे ये, चौथी पे ये, पांचवी पे ये लग रहा है। तो अब हम इसको अगर अप्लाई करें तो बेसिकली इसको इस तरह नहीं बल्कि हमने ईच स्टोरी पे अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ईच स्टोरी पे अप्लाई करेंगे। हम इसको ये जो हमने असाइन की है ये टोटल फ्रेम पे जो लोड है। सो इस जॉइंट की फोर्स को मैं 0 कर देता हूं। अब आपने क्या करना है, पहली स्टोरी के फ्रेम पे लगानी है। एक आपका ये जॉइंट आ जाएगा इस फ्रेम का और दूसरा ये जॉइंट आ जाएगा। इसको करें जी जॉइंट लोड फोर्स। इन दो पे, पहली दो पे कितनी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होके 89.24। आप देख सकते हैं कि इन दो फ्रेम पे 89.24 डिवाइड होके लग रही है। अब ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके बाद जो ऊपर वाली स्टोरी है उस पे इसका डबल लग रही है। अब जो इससे ऊपर वाली स्टोरी है उस पे इसका मतलब जो बॉटम वाली स्टोरी है उसका 3 गुना लग रहा है। इसी तरह जो इस स्टोरी पे है वो आप देख सकते हैं कि 89.24 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। चौथी स्टोरी पे आपकी 356 लग रही है। लेट मी काउंटर चेक, यस 356.94। और चौथी पे बॉटम वाली स्टोरी का 5 गुना लग जाएगी, 89.24 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 446 लग गई। आई थिंक मैंने कोई जॉइंट सेलेक्ट नहीं किए तो ये एरर आ गया। इन दो जॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल भी डिस्ट्रीब्यूट है और वर्टिकली भी बेस शेयर क्या होगी है, डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो इस तरह से ये फ्रेम पे क्या करती है, एक्ट करती है। तो अगर आप इसकी एलिवेशन देखना चाहते हैं, एलिवेशन ये अगर आपको मैं दिखा दूं तो है, लोड तो कोई नहीं असाइन, एलिवेशन 1 पे आएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि ये स्टोरी पे आपकी बेस शेयर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये चीज़ मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन सेशन की तरफ आता हूँ। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। देखें, टोटल बेस शीयर मेरे पास निकल आई फार्मूला से। अब दो फ्रेम है मेरे एक्स डायरेक्शन में, सॉरी एक ही, सॉरी इसके लिए है मुझे एलिवेशन ही चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सॉरी प्लेन शो कर देता हूँ। अब देखें, एक फ्रेम ये मेरे पास है एक्स डायरेक्शन में, दूसरा एक्स डायरेक्शन में ये फ्रेम है। अब अगर आप देखें दोनों पे मैंने फोर्स क्या कर दी, डिवाइड कर दी। अब ये टोटल फोर्स है, अब हॉरिजॉन्टली तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इस फोर्स को मैंने क्या करना है, वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर जाके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। और अगर आप इस सारे को सम करें तो ये एक फ्रेम की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, एक फ्रेम पे जितना लोड लग रहा है। और अगर आप दूसरे को सम करते हैं तो दूसरे फ्रेम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल सम के बराबर है। और अगर इन दोनों को आप सम करते हैं तो टोटल बेस शीयर के इक्वल आ जाता है आपके पास। तो पहले आपने हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन आपने इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब ये प्रॉपर लग रही है जी। पहली स्टोरी पे ये आ गई, दूसरी स्टोरी के पहले फ्रेम पे ये आ गया, तीसरी स्टोरी के पहले फ्रेम पे ये आ गया, चौथी स्टोरी के पहले फ्रेम की फोर्स ये आ गई, पांचवी स्टोरी के पहले फ्रेम के फोर्स ये आ गई। जब आपने ये फोर्स फाइंड कर ली, देन आप फ्रेम को एनालाइज करके आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये कैटेगरी कौन सी होगी, अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक लोड है आपका जो लेटरल लोड लग रहा है, ठीक है जी। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको डेड लोड में लगाया, लेकिन ये अर्थक्वेक लोड में आपने इसको लगाना है। इसी तरह अगर आप केस 4 पे आ जाएं, फिलहाल एक्सेंट्रिसिटीज को छोड़ें आप, फिलहाल आप केस 4 पे आ जाएं। सो देर आर 6 फ्रेम्स इन वाई डायरेक्शन एंड ऑल फ्रेम्स आर सिमिलर। सो टोटल शियर कितनी है। अब वाई डायरेक्शन में आपने अलग से लगानी है। जब वाई डायरेक्शन में लगेगी तो एक्स डायरेक्शन में शियर नहीं लगेगी, बिकॉज अर्थक्वेक जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है। आपने पहले एक्स डायरेक्शन में लगा के चेक करना है, फिर उसको वाई डायरेक्शन में लगा के चेक करना है। अब हम वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब सिर्फ वाई डायरेक्शन में हमने टोटल शियर को कंसीडर करना है। तो अब वाई डायरेक्शन में हमारे पास फ्रेम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्रेम्स हैं इस तरह से। अगर 6 के 6 सिमिलर हैं तो डिवाइडेड बाई 6, अगर सिमिलर नहीं है तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो आप ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और नीचे वाले पार्ट को भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेंट्रिसिटी नहीं है तो फिर वी आई इतना पार्ट हो जाएगा। सो जो आपने जो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सिर्फ इतना पार्ट हो जाएगा।
ये प्लस माइनस वाला पार्ट जो बाकी है और ये नीचे वाला फिर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो हर फ्रेम पे फोर्स कितनी आ गई, वी वाई 126 कितनी आ गई, 446.065 किलो न्यूटन। केस नंबर 4 पे आ जाए। तो 6 के 6 फ्रेम पे ये आ गई। अब 6 फ्रेम है आपके पास, 6 स्टोरी है। पहले फ्रेम की फोर्स ये आ गई डिवाइडेड बाई 6, टोटल डिवाइडेड बाई 6, और अब इसका क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 15। सो इसका क्या आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह करते करते ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही। तो हर फ्रेम के लिए आपने पहले हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इसी फोर्स को आपने वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना है। एक्चुअल फोर्स जो आपने अप्लाई करनी है स्ट्रक्चर पे वो ये है। अब आपको पता है पहले फ्रेम की पहली स्टोरी पे ये फोर्स लग रही है, दूसरे फ्रेम के तीसरी स्टोरी पे ये वाली फोर्स लग रही है। सपोज हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये 5वीं स्टोरी की चौथी फोर्स लग रही है, सॉरी चौथी स्टोरी के 5वें फ्रेम पे ये फोर्स लग रही है। इस पे बात करें तो छठे फ्रेम की दूसरी स्टोरी पे ये फोर्स लग रही है, छठे फ्रेम की 5वीं स्टोरी पे ये फोर्स लग रही है आपकी। सो इस तरह आपने पहले हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है फोर्स को, फिर आपने वर्टिकली इसको अप्लाई करना है। सो ये आपके पास केस 1 आ जाता है। अगर हम इस केस को अगर इस तरह देखें, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले सबको सिलेक्ट करके मैं एक्स वाली डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो इसको 0 कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको वाई डायरेक्शन में अगर अप्लाई करना चाहता हूँ, एक जॉइंट मेरे पास ये आ गया, एक जॉइंट ये आ जाएगा। सो देयर आर 6, ये स्टोरी के जॉइंट है, 6 स्टोरी के जॉइंट है। तो अगर मैं इनको जॉइंट लोड असाइन करना चाहता हूँ, अब ग्लोबल वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो कितनी फोर्स है ईच के लिए, इस स्टोरी के 29.741 अप्लाई कर दें। अब आप देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है आपकी। इसे ऊपर वाली स्टोरी पे आप फोर्स लगाना चाहते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 करके मैं लगा देता हूँ आपको। ऊपर वाली स्टोरी पे आ जाते हैं जी, तो 3 गुना हो जाएगी। चौथी स्टोरी पे अगर हम बात करें तो अभी अर्थक्वेक की वजह से हर स्टोरी के हर जॉइंट पे इस तरह फोर्स लगेगी। आप इन सब फोर्सेस का समेशन करेंगे तो इक्वल टू टोटल बेस शीयर ही आ जाएगी। तो ये 5 गुना हो जाएगी ये पहली की। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह फोर्स लगेगी। तो ये फोर्सेस आपको नज़र आ रही होंगी। और अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी एलिवेशन अगर दिखा दूँ,
एलिवेशन ए में देख सकते हैं आप, ये फोर्स लग रही है। बी एलिवेशन में देखें तो ये फोर्स स्टोरी पे इस तरह से डिवाइड होके आपकी लग रही है। सो बाकी इस न्यूमेरिकल में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सो होप तो आपको समझ आ रही होगी। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आपका देखता हूँ, लेट मी चेक क्या आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही। आई थिंक क्वेश्चन आंसर हाँ अभी शो होना शुरू हो गए हैं। सो मीनवाइल मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको ये एग्जांपल ओके ओके जी। सो आपके अब मैं क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। सो एक पहला एक क्वेश्चन है जी कि असाइनमेंट का फर्स्ट न्यूमेरिकल समझा दें तो ओके। सो आपको उसका जनरल आइडिया मैं आपको लेक्चर के एंड पे बता दूंगा कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन हैविंग डैम्पिंग इन दैट केस हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टॉप थ्योरेटिकली। बच्चे देखो, अभी हम जो कह रहे हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, कि जितना अर्थक्वेक का वजह से जो डायनामिक फोर्स लगती है, जो उसका इफेक्ट आना है, हम उसके इक्वल स्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप स्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं तो आप डायनामिक प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायनामिक करना चाहते हैं तो वो एक दूसरा मेथड, आप डायनामिक लोड भी अप्लाई कर सकते हैं अर्थक्वेक के लिए। सो ये मेथड्स हैं एनालिसिस के। हम क्या कहते हैं, उसके बराबर का स्टैटिक लोड लगा के जिस तरह हम नॉर्मल एनालिसिस करते हैं उसी तरह एनालिसिस करके बिल्डिंग डिज़ाइन कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन हैविंग डैम्पिंग इन दैट केस हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टॉप्स थ्योरेटिकली। यस, बिल्कुल। जो आपकी अगर स्ट्रक्चर में डैम्पिंग है तो वो वाइब्रेट करके क्या करेगा, उसका जो रिस्पांस है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद उसका रिस्पांस कुछ साइकिल्स पूरे करने के बाद क्या हो जाएगा, रिस्पांस। अब अगर फोर्स लग रही है तो आपका क्या स्ट्रक्चर वाइब्रेट कर रहा है, जैसी फोर्स लगनी खत्म हो जाएगी स्ट्रक्चर आपका रेस्ट पे आ जाएगा। तो थ्योरेटिकली बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपकी डैम्पिंग है तो स्ट्रक्चर अपनी हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करके, डैम्प हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करके रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसके बाद अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स का इफेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का रिस्पांस फोर्स के रिस्पांस के इक्वल रहेगा बस। अदरवाइज अगर फोर्स खत्म हो गया तो स्ट्रक्चर भी रेस्ट पे आ जाएगा। देखिए, स्लैब का जो अपना लोड है ना किसी भी मेंबर का, दैट इज डेड लोड। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा डेड लोड आता है दैट इज सुपर इम्पोज डेड लोड। सो स्लैब है कंक्रीट का, जो इसका अपना सेल्फ वेट होगा दैट इज डेड लोड। उसके ऊपर जो फ्लोर फिनिश का लोड आएगा दैट इज सुपर इम्पोज डेड लोड। इसी तरह बीम का जो अपना वेट है सेल्फ वेट, वो उसका जो है वो डेड लोड है। उसके ऊपर जो स्लैब का वेट है और स्लैब के ऊपर जो फ्लोर फिनिश का लोड है वो सारा का सारा लोड किस पे आ रहा है, बीम पे। तो वो सुपर इम्पोज डेड लोड हो गया। बेसिकली ये डेड लोड ही होता है सारा, ठीक है जी। कोई इसमें पार्टिकुलरली डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हम ये इसको कैटेगराइज करते हैं।
अच्छा, when it is intermediate resisting frame it is always made up of concrete. No, स्टील का भी हो सकता है, टिम्बर का भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का मतलब ये है कि जो स्टोरी के जॉइंट हैं वो फुली फिक्स्ड नहीं होते, जिस तरह एक फिक्स सपोर्ट होती है उस तरह फुली फिक्स्ड नहीं होते, और एक पार्ट ऑफ द मोमेंट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सो दैट्स इट। जिस तरह एक फिक्स सपोर्ट पे एक बीम है जो 2 कॉलम पे रेस्ट कर रहा है, वो एक फ्रेम आप उसको अलग मेथड से एनालाइज करते हो, और एक बीम है जो दोनों तरफ से फिक्स सपोर्ट है उसको आप एक अलग तरीके से एनालाइज करते हो, तो दोनों में डिफरेंस है। सो यही आपका इंटरमीडिएट रेजिस्टिंग फ्रेम यही होता है कि आपका जो है वो एक डिपेंड करता है कि आपके कॉलम्स की और बीम की स्टिफनेस कितनी है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन साइज और मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, और उसी हिसाब से वो मोमेंट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ओके, सो एक और क्वेश्चन आ जाता है जी कि इफ इन प्लेन ऑल कॉलम्स हैव डिफरेंट साइज देन हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इस पे मैं बाद में बात करूंगा जी, आपका ये क्वेश्चन होल्ड है। So in case of edge column and other side column there is moment is we have need to calculate moment? No, we don't need to calculate for this particular moment. moment आपने वो अलग से एनालिसिस करना, आपने फोर्सेस निकालनी है, फोर्स अप्लाई कर दी, इसके बाद का जो एनालिसिस है वो आपने निकालना जिस तरह आपने रेगुलर एनालिसिस करते हैं। अगर सब स्लैब 1 वे या 2 वे स्लैब हो तो स्लैब के लोड टू बीम ट्रांसफ़र करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट दैट डजेंट मैटर। जब आप अर्थक्वेक लोड के लिए कर रहे हैं तो आपका ये चीज़ मैटर नहीं करती। देखिए अभी हमने एनालिसिस का क्या है, सिर्फ फोर्सेस निकाली हैं कि किस स्टोरी के किस जॉइंट पे कितनी फोर्स आ रही है, दैट्स इट। बाकी वो जब इसको आगे आप एनालाइज करेंगे तो वो उसी तरह जिस तरह आप फ्रेम के एग्जांपल करते हैं। सो स्लैब का लोड बीम पे ट्रांसफ़र आप बाद में करेंगे डेफिनेटली। ओके, सो हम मेथड बी और फंडामेंटल मेथड क्यों नहीं यूज़ करें। देखिए फंडामेंटल मेथड जो है वो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए है, और जो मेथड बी है उसके लिए आपको स्टोरी फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी। स्टोरी फोर्सेस के बाद आप क्या कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड निकालेंगे। तो हमने जो टाइम पीरियड निकाला है FFT के लिए कंपेयर करने के लिए कि टॉप स्टोरी पे एडिशनल फोर्स आएगी नहीं आएगी, तो उसके लिए हम मेथड बी यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास ये वाली फोर्सेस जब तक हमारे पास नोन नहीं होंगी तब तक हम मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मेथड भी आप बाद में यूज़ करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है वो लेस दैन 0.7 सेकंड रहता है या नहीं रहता। अगर नहीं रहता तो आप FFT अप्लाई करके न्यूमेरिकल को रीसॉल्व भी कर सकते हैं। सो अगर आपका टाइम पीरियड लेस दैन 0.7 सेकंड हो तो एडिशनल टॉप फोर्स हमारी ज़ीरो होती है। सो बेसिकली अगर आप इसके कंसेप्ट की बात करना चाहते हैं कि एडिशनल फोर्स क्यों ज़ीरो होती है, सो जिन बिल्डिंग का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है सो
उन बिल्डिंग का जो है जो वाइब्रेशन है या जो स्ट्रक्चर पे जो अफेक्ट है वाइब्रेशन का, दैट इज़ लार्ज, बिकॉज आपका जो क्रैक है वो ज़्यादा देर के लिए ओपन रहता है। ठीक है जी। जिन बिल्डिंग का टाइम पीरियड शॉर्ट होता है वो तेज़ी से वाइब्रेट करती हैं। ठीक है। सो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, क्रैक ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। बट जिसका जो स्लो होता है तो वो स्लोली स्वे करता है, तो आपका जो वाइब्रेशन है या एम्पलीट्यूड है या स्ट्रेस है वो एक सस्टेन करती है ज़्यादा टाइम के लिए। तो इसलिए जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है फिर हम एक एडिशनल फोर्स टॉप पे लगाते हैं, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए। सो ये बैकग्राउंड है कोड के, रिसर्च है इसकी जो। सो व्हेन एफ टी इज़ ग्रेट, सॉरी, जब आपका टाइम पीरियड ग्रेटर देन 0.7 होगा, देन वी विल ऐड दिस इन द बेस ईयर और नॉट इन स्टेप 3। देखें, ये चीज़ मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करते हैं हम केस 1 की तरफ आते हैं। देखिए टोटल बेस ईयर मेरे पास ये है। अगर एफ टी हमारी ज़ीरो नहीं होती, सपोज करते हैं हम कोई 100 किलो न्यूटन आ जाती है, अब आपने जो बेस ईयर लेनी है, जो आपने डिवाइड करनी है, दैट विल बी दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। सो इसको आप 100 ही दे दें। ठीक है जी, किलो न्यूटन आप आगे लिख लें। तो अब आप देख लें कि ये कम होगी। अब ये 100 किलो न्यूटन क्या होगा, टॉप स्टोरी पे अप्लाई होगा। तो टॉप स्टोरी में क्या हो जाएगा, प्लस 100/2 इधर आ जाएगा और प्लस 100/2 इधर आ जाएगा, दोनों में हाफ। तो टॉप स्टोरी में ये एडिशनल फोर्स लग जाएगी। तो जब आपने बाकी स्टोरी के लिए निकालनी है तो फिर एफ टी को वी में से माइनस करके आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये इसका बैकग्राउंड कंसेप्ट है। अगर आपके पास एफ टी ज़ीरो नहीं होती तो आपने वी में से माइनस करके फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो एफ टी है उसको टॉप स्टोरी पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी कि हमको कैसे पता लगेगा कि बेस ईयर एक्सेंट्रिक पे है और वो एक्सेंट्रिक किसके रेफरेंस से लगेगी, किससे नहीं। So yes, we don't know. This is correct. Nobody know कि अर्थक्वेक आपका किस डायरेक्शन में आएगा। So nobody can say that. So इसलिए हम क्या करते हैं, हम 6 के 6 मोड 1/1 बिल्डिंग पे अप्लाई करके चेक करते हैं। जिस मोड पे जो है स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है, जो मैक्सिमम पे डिज़ाइन कर लेते हैं हम बस। फिर जो मर्जी आ जाए जी, 6 के 6 में से जिस मर्जी डायरेक्शन में आ जाए अर्थक्वेक, जिस मर्जी एक्सेंट्रिसिटी पे आ जाए, वो आप का बिल्डिंग सेफ होगी। हम तो सारे केसेस लेके डिज़ाइन करते हैं ना। आ तो किसी भी डायरेक्शन में सकती है, बिल्कुल सही है, हमको नहीं पता। चलें जी। सो इफ़ आवर बेस हियर इज एक्ट ऑन एक्सेंट्रिसिटी, देन इन केस ऑफ इक्विवेलेंट मेथड फोर्स रिस्पॉन्स आल्सो हैव एक्सेंट्रिसिटी। नो, ऐसा इसका बेस हियर एक्सेंट्रिक आपकी है कि बिल्डिंग के एग्जैक्ट सेंटर पे एक्ट नहीं करती। सो फोर्स जो है वो स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं दी। सो कुछ फ्रेम में क्या है, फोर्स ज़्यादा अफेक्ट ज़्यादा आता है और कुछ फ्रेम में अफेक्ट क्या है, कम आता है।
सो एक्सेंट्रिक लगने के दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि एक आपकी बिल्डिंग ज्योमेट्रिकली एक्सेंट्रिक है, ठीक है, कंसेंट्रिक नहीं है, ज्योमेट्रिकली टेढ़ी मेढ़ी शेप की है। दूसरा ये है कि जो बिल्डिंग की डेड लोड है, लोडिंग अरेंजमेंट, वो एक्सेंट्रिक है। बिल्डिंग का जो एक कॉर्नर है वहाँ पे वेयर हाउस है सपोज, तो हैवी लोड आपने अप्लाई किया हुआ, जबकि दूसरी साइड पे रेजिडेंशियल है तो वेरी लेस लोड आपने अप्लाई किया हुआ है। तो लोडिंग अरेंजमेंट में भी आपका एक्सेंट्रिसिटी आ सकती है, ज्योमेट्री में एक्सेंट्रिसिटी आ जाती है। सो जनरली हम जो अर्थक्वेक में कंसीडर करते हैं, जो कोड की गाइडलाइंस हैं, दैट इज़ 5% एक्सेंट्रिसिटी। तो आप 5% एक्सेंट्रिसिटी काउंट करते हैं इन एनी डायरेक्शन। सो Vx1 to denote for frame 1 or 2 के base here in x direction for frame 1, for frame x1, ठीक है जी। सो yes, FT only considered in a vertical distribution of forces if not zero, yes, बिल्कुल सही है। तो आपने क्या करना है, आपने माइनस कर लेनी है, फिर सब स्टोरी पे उसी तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी है। FT जो है वो फिर आखिरी स्टोरी पे आपने ऐड कर देनी है, दैट्स इट। व्हाई नॉट पुट वैल्यू ऑफ V in F1 to F5? इसकी मुझे समझ नहीं आई जी। ईटैस बिल्कुल ऑटोमेटिकली ही करता है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था न्यूमेरिकली कि एक्चुअली लोड लगता कैसे है। ई टैब जो करता है वो ऑटोमेटिक ही करता है और हम ऑटोमेटिक ही उसको करते हैं। सो हम इस तरह से मैनुअली अप्लाई नहीं करते, ना इतनी मेहनत करते हैं हम, डेफिनेटली नहीं करते, ठीक है जी। सो नो 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 नो, V/15 जो है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टोरी और दीज फोर्सेस आर इन Z डायरेक्शन नॉट Y डायरेक्शन। देखें आपकी, अगर मैं आपको ये 3D में दिखाऊं तो देखें ये आपकी X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन है, जो स्टोरीज है आपकी वो Z डायरेक्शन में। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये Z डायरेक्शन की है, Y डायरेक्शन की नहीं है। Y और X दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। सो चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़े हैं। यस, आई विल मेक मोर वीडियोस। मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया था कि अगला पार्ट लोडिंग का था, तो आई वांट टू एक्सप्लेन इट, कि मैं UBC 97 को पहले एक्सप्लेन करना चाहता था, ठीक है जी। इसके बाद इंशाल्लाह अगला काम ये सक्सेसिवली आगे वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह ई टैब्स की, ठीक है जी। फोर्स इन X फ्रेम आर ओनली हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इट कैन बी वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड? वर्टिकली आपने इसको स्टोरीज पे डिस्ट्रीब्यूट करना है जी, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप नेक्स्ट सेशन में इसको दोबारा से पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर। हाँ, एक्चुअल में फ्रेम साइज सेम नहीं होता, फिर फोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये ऊपर भी क्वेश्चन आया और मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है जी। मैं आपको अच्छा एक्सेल फाइल तो नहीं शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है जी। सो सर बिल्डिंग के सेंटर में कैलकुलेट नहीं होंगे लोड। देखें जी, बिल्डिंग के सेंटर में अगर लोड आएगा तो आएगा, जैसे ये है बिल्डिंग के सेंटर में आ रहा है लोड, ठीक है जी। तो ये देखें सेंट्रल फ्रेम्स में आ रहे हैं लोड, हाँ, लेकिन ये है कि एक फ्रेम के एक कॉर्नर पे ही लोड लगेगा,
ये नहीं होगा कि मतलब बिल्डिंग के सेंटर में कहीं पे लोड आप लगाएं, तो वो नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आउटर साइड पे ही हम लगाते हैं, जो लेटरल फोर्स है वो आउटर साइड पे ही लगाते हैं। बिल्डिंग के है नीचे तो अर्थक्वेक तो नहीं आता ना, कि अगर उसके सेंटर में आए तो अल्लाह खैर करे, फिर तो वो नहीं बचेगी, कुछ भी हो जाए। तो ऐसी सूरत में तो हम नहीं कुछ कह सकते। चलें जी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सर अर्थक्वेक लोड अगर इंडिविजुअली जॉइंट्स पे साइन करने के बजाय लोड डिफाइन कमांड से अर्थक्वेक लोड डिफाइन करके दें तो क्या वो डिफरेंट होगा? ओके, मैं दोबारा पढ़ने दें मुझे। नहीं, वो सिमिलर ही अप्लाई होगा, ठीक है। हमारी और उसकी कैलकुलेशन में 19-20 का कोई फ़र्क आ जाए तो वो एक अलग बात है, ठीक है। सो वो हर मेंबर की स्टिफनेस कैलकुलेट करेगा, उसका वेट वगैरह कैलकुलेट करेगा, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो कोई 1-2% का फ़र्क आ सकता है वैल्यूज़ में, अदरवाइज सेम ही होगा। इन दिस केस हमारा कंक्रीट था, तो हमने कंक्रीट के लिए किया कि आपने कहा इफ इंटरमीडिएट मूव रेजिस्टेंस फ्रेम आर नॉट कंक्रीट ऑलवेज, ठीक है जी। अगर स्टील के लिए आए तो स्टील के लिए वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, सी की भी, टी ए की भी और आर की भी। कोई और मटेरियल है तो उसके करस्पॉन्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे ना। ईट एज वाज मेड बाई अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, बिल्कुल जी, एनईटी का कोई स्टूडेंट था, उसी ने शायद ये डेवलप किया। चलें आपके क्वेश्चन सारे हो गए जी। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था जी, इक्विवेलेंट मेथड में फोर्स का जो रिस्पांस बिल्डिंग पे अप्लाई था वो अगर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा। नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि हर स्टोरी पे फोर्स क्या आती है, बढ़ती जाती है। आपने पॉइंट लोड लगाए थे, देखिए वो स्टोरी क्या है, बेसिकली स्टोरी जॉइंट पे वो एज अ पॉइंट फोर्स ही लगे। तो जो हमारा ये मेथड है उस केस में हम स्टोरीज पे पॉइंट फोर्स लगा के हम लेटरल फोर्स लगा के हम एनालाइज करते हैं उसको। तो ये मेथड की रिकमेंडेशंस हैं, तो गाइडलाइंस हैं जो हम इसको फॉलो करते हैं। अब आ गया जी मेन टास्क, जो एक आपका क्वेश्चन है, 2 बच्चों का वो कॉमन क्वेश्चन आया था कि अगर फ्रेम सेम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे। देखिए हम केस 1 को ही एक्सप्लेन करता हूँ कि वो थोड़ा सा शॉर्ट है। तो केस 1 की तरफ आ जाते हैं। V आ गया, द फोर्स इन ईच फ्रेम ऑफ एक्सट्रैक्शन इज V/2 इफ बोथ फ्रेम आर सेम। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपने फार्मूला यूज करना जी, ये वाला। चले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बात करते हैं, Vxi विल बी इक्वल टू, देखिए भैया y के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है तो y के लिए करें, फिलहाल हम x के लिए करें तो मैक्स यूज करें kxi ओवर kxi ओवर सिग्मा kxi इंटू v। सो ये फार्मूला आ जाएगा। अगला जो पार्ट है इसका वो एक्सेंट्रिसिटी को काउंट करें। एक्सेंट्रिसिटी 0 है, फिलहाल हम इसके लिए एक्सेंट्रिसिटी 0 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। तो ये पार्ट, और तो केस 1 के लिए हमारी एक्सेंट्रिसिटी क्या है, 0 है, तो हम इतने पार्ट को कंसीडर करें। अब देखिए पहला जो फ्रेम है मेरे पास वो यूं आ जाता है,
एक्स का। सपोज करते हैं क्या कैसे चीज़ आ जाएगा जी, ई आई डिफरेंट होगा। सपोज करते हैं ये 0.4 क्रॉस 0.4 का कॉलम है, जो फ्रेम 2 है उसका साइज 0.5 बाई 0.5 है। दोनों के लिए ई क्या है, सेम है, ठीक है जी। दोनों का मेगा पास्कल सेम है तो दोनों की ई क्या है, सेम है। तो सिर्फ साइज में फ़र्क आ जाता है। तो पहले वाले फ्रेम का आई क्या हो जाएगा, 0.4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। दूसरे का I2 क्या हो जाएगा, 0.5 की पावर 4 बाई 12। अब देखें पहले वाले फ्रेम का एक कॉलम की स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, ई आई ओवर एल क्यूब, सॉरी 12 ई आई ओवर एल क्यूब। कितने कॉलम है टोटल, 1 2 3 4 5 6 एक्स डायरेक्शन में। सो अगर आप एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं आपने एक्स वाला आई एक्स लेना है, ठीक है जी। वाई के लिए कर रहे हैं तो आई वाई लेना है आपने, मल्टीप्लाई बाई कितने कॉलम है, 6। तो के एक्स 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। के एक्स 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 ई आई जो x2 का है डिवाइडेड बाई एल क्यूब, और उस डायरेक्शन में भी 6 है। अगर नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है तो नंबर ऑफ कॉलम दोनों बेस में अगर डिफरेंट है तो आप नंबर ऑफ कॉलम भी डिफरेंट कर सकते हैं। ई डिफरेंट है, ठीक है, उधर वाले कॉलम का मेगा पास्कल कुछ और है, इधर वाले का कॉलम का मेगा पास्कल कुछ और है, तो आप ई दोनों के लिए अलग से निकाल सकते हैं। आई देखें दोनों का मैंने डिफरेंट कर दिया है। अब के एक्स 1 निकल आया, के एक्स 2 निकल आया, टोटल कितना हो गया, सिग्मा के एक्स आई क्या हो जाएगा जी, के 1x प्लस के 2x। एक चीज निकल आई, पहली स्टोरी का स्टिफनेस निकल आई, पहली स्टोरी का डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बी, तो पहली स्टोरी की फोर्स निकल आएगी। दूसरी स्टोरी का स्टिफनेस डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय वी, तो दूसरी स्टोरी की फोर्स निकल आएगी। फिर उसको आपने वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपकी क्या चीज़ वेरी करती है, वेट ऑफ द स्टोरी और हाइट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम बेस। इसका समेशन ले लेना है। तो ये आ जाएगी आपकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब हर स्टोरी की अगर एच आई वेरी कर रहा है, वेट अगर हर स्टोरी का वेरी कर रहा है, तो आपने फिर सबका समेशन लेके फिर उससे उस हिसाब से निकाल लेनी है। तो हो सके आपको ये समझ आया होगा कि अगर कॉलम का साइज डिफरेंट है तो आप डिफरेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कॉलम है वो 0.4/4 के उधर 5 के हैं, तो आप हर एक फिर कॉलम की स्टिफनेस अब डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप हर एक कॉलम की स्टिफनेस अलग से कैलकुलेट करके फिर सबको आप ऐड कर दें। तो ये स्टिफनेस निकालना तो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। तो आप हर कॉलम की स्टिफनेस निकाल लें और इस फार्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हैं। सो ये चीज़ एक्सप्लेन होगी। अच्छा, तो जी अब कोई
अगर किसी को ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्लीज़ काइंडली थोड़ा सा आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं कि शायद समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ क्वेश्चन दोबारा पूछें आप, फिर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो पूछें आप, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन सेशन आंसर वाला ओपन किया हुआ है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई और चीज़ नहीं समझ आ रही तो पूछें, अगर समझ आ रही है तब भी बताएं, मुझे ज़रूर बताएं। तो कमेंट सेक्शन में आपका मैं वेट कर रहा हूँ। जो लाइव इवेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसमें आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें कि समझ आई है या नहीं आई। सो मैं 2-3 मिनट यहाँ पे होल्ड किए हुए हूँ, तो मीनवाइल आप टाइप करके बता सकते हैं कि ये कुछ समझ आया आपको या नहीं आया। सो यही एक्चुअल एनालिसिस है। तो 2 स्टूडेंट ने मुझे बता दिया कि समझ आ गया। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई, ऑनेस्टली आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। क्लास 2 बजे तक इंशाल्लाह ये जारी ही रहेगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप असाइनमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देन आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो फर्दर आई विल ट्राई कि मैं बोर्ड पे भी ना इसको कैलकुलेशन स्किप करके ना आपको जनरल इसका बता दूंगा कि ये फोर्स कैसे अप्लाई होती है, ठीक है जी। ओके जी। सो ओके, ताबिश को भी समझ आ गई है, ठीक है। तो बाकी एनोनिमस क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ आ गई है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आई तो आप ऑनेस्टली मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है अगर नहीं समझ आई तो, ठीक है। अच्छा, when ft is not 0 then in case of 6 frame we add ft by 6 in case of the top story. No, देखें ft पूरी की पूरी ऐड होती है टॉप स्टोरी के लिए, ft by 6 नहीं होगी। हाँ, अच्छा, अगर आप क्वेश्चन इस तरह पूछ रहे हैं कि देखें टोटल v आ गया ना, टोटल v में से ft आपने माइनस करके आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। तो अब 6 फ्रेम है तो 6 फ्रेम की टॉप स्टोरी पे 6 फ्रेम आ रहे हैं तो डेफिनेटली ft by 6 करके ही वो डिवाइड होगी। हाँ, लेकिन जो ft है वो सिर्फ टॉप वाली स्टोरी पे ही लगेगी, नीचे वाली किसी भी स्टोरी पे नहीं लगेगी। हाँ, 6 फ्रेम हैं तो बिल्कुल ft by 6 करके ही हम डिवाइड करके हर टॉप स्टोरी के ऊपर ही लगाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने बोला है, ठीक है जी। मेरे सामने में थोड़ा फ़र्क लगा था, बिल्कुल आपने ठीक ये क्वेश्चन किया जी, ठीक है। सर, अर्थक्वेक की फोर्सेस फाइंड करने के बाद हमें बिल्डिंग दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। देखें
जब भी हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं ना, तो स्टार्ट हम अजम्पशन से करते हैं। मतलब जो बिल्डिंग का साइज है या जो एफ सी प्राइम है डिसाइड करते हो आप, वो आप अज्यूम करते हो आप सबसे पहले। अगर तो वो डिज़ाइन रीज़नेबल आ जाता है, वो उसको डिज़ाइन के चेक्स को पास कर जाता है, तो ओके है डिज़ाइन हमारा जो हमने अज्यूम किया, ठीक है। फिर उस पर रीइंफोर्समेंट की जो डिमांड निकल है इसके मुताबिक हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर फेल हो जाता है तो आप क्या करेंगे, साइज़ बढ़ा देंगे। साइज़ बढ़ा के आप दोबारा एनालिसिस करेंगे, दोबारा डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि वो पास हुआ है नहीं हुआ। ये बेसिकली एनालिसिस और डिज़ाइन का जो है प्रोसीजर, ये रेपिटिटिव होता है। इसमें ये नहीं है कि एक ही दफ़ा आपने पास कर दिए। स्टार्ट में हमने अब जो है साइज़ वो अज्यूम करके चलना होता है कि इतना साइज़ इनफ होगा, एक आइडिया होता है ना। उसके बाद आप करते करते कर लेते हैं। फिर अगर साइज़ किसी का चेंज करना पड़े तो आप चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा फिर एनालिसिस करेंगे, दोबारा डिज़ाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे ओके है तो बाकी जो रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके आप फाइनल डिटेलिंग शुरू कर देंगे। ओके, सो जिन लोगों को दो बच्चों का ये क्वेश्चन था, तो काइंडली ये बता दें कि ये पार्ट उनको समझ आया कि नहीं आया। इसके मतलब भी मुझे बता दें कि ये पार्ट समझ में आया या नहीं आया। दैट्स गुड के चलें आप फिलहाल अटेंडेंस तो आपके काफ़ी कम होते हैं, तो आई प्रिज्यूम कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स लाजमी देखते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीयर फोर्स टू फ्रेम आई, ठीक है जी। सो ये नोटेशन आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती हो, बट आपने इसको जस्ट ये आई इज इक्वल टू 1 टू, ये आई जो है वो स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन मीन स्टोरी में डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो। और हमने 6 के 6 केसेस को नोट करना होता है। वर्टिकल केस में वेट्स स्टोरी के और स्टोरी की बॉटम से हाइट, बेस से हाइट जो आपने उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ताकि यहाँ पे एफ टी माइनस होगी। और जब आप आखिरी वाली में करेंगे तो एफ टी प्लस भी कर देंगे। फिर उसमें ये एफ टी आखिरी वाली फोर्स जो निकलेगी टॉप स्टोरी को उसमें ऐड कर देंगे। Are there any else questions? So चले, होप सो कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। सो ये इसी तरह का न्यूमेरिकल पेपर में भी आएगा जी। सो उसको फिर आपने देख लेना। तो ये असाइनमेंट का भी पार्ट है। अच्छा, असाइनमेंट
क्वेश्चन 1 की रिक्वेस्ट आई थी कि असाइनमेंट के क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन कर दिए, तो जी चले। वैसे वो असाइनमेंट आपके लिए है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, बट चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, इंटरनेट की वजह से आप थोड़ा सा पीछे होते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसकी, तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ठीक है जी। मेन पर्पस हमारा लर्निंग का है, आपकी लर्निंग ओके होनी चाहिए, ठीक है जी। और प्लीज़ इस मामले में अपने साथ आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो इंसान को कम से कम अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी चलें, आप ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करते हैं तो आपका है, लेकिन अपने साथ कम से कम ऑनेस्ट हैं। सो जी, हम असाइनमेंट क्वेश्चन 1 की तरफ आ जाते हैं। सो ओके जी, a one story building is idealized as a rigid girder supported by weightless columns। मतलब कॉलम का वेट क्या है, निगलेक्ट कर देना है आपने, सिर्फ वेट ऊपर लटका हुआ है, ठीक है जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं तो ये हैंग हो जाता है थोड़ा। In order to evaluate the dynamic properties of this structure, a free vibration test is made, in which the roof system is displaced laterally by a hydraulic jack and then suddenly released। यानी कि उसको डिस्प्लेस किया, उसके बाद रिलीज कर दिया, उसके बाद इसने क्या करना है, वाइब्रेट करना है। सिंगल मैस है, सिंगल स्टिफनेस फैक्टर है, डैम्पिंग है, क्या है जी आपका, ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, पहली बात है। ड्यूरिंग द जैकिंग ऑपरेशन इट इज ऑब्जर्व दैट द फोर्स ऑफ, इतनी फोर्स लगी, इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया, और भाई फोर्स नोन है, डिस्प्लेसमेंट नोन है, स्टिफनेस निकल आई। आगे चलो जी। After the instantaneous release of the initial displacement, the maximum displacement of the first return swing is this। पहली रिटर्न स्विंग के बाद इतना आ गया, and the period of this displacement cycle is this। पीरियड भी गिवन है और दूसरे का एम्पलीट्यूड भी गिवन है, टी भी गिवन है, एक्स भी गिवन है। बीच में जो आपका जो फार्मूला बनता है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का, उस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं जी, ओमेगा निकाल सकते हैं। स्टिफनेस के आपने निकाल लिया तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। मैस निकल आएगा तो मैस से फिर आप वेट भी निकाल सकते हैं। अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ओमेगा निकल आया तो फिर आप अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, एफ भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं जी, डैम्पिंग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट भी निकाल सकते हैं, साई भी निकाल सकते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी भी निकाल सकते हैं, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं जी। ओमेगा डी निकल आएगा, फिर आपका ओमेगा डी है तो एफ डी भी निकल आएगा, टी डी भी निकल आएगा। एम्पलीट्यूड आफ्टर 6 साइकिल, जब आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी तो उसमें आपने क्या कर देना है, छठा साइकिल देख लेना जी किधर जाके आता है। तो छठे साइकिल का एम्पलीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने इसमें जो इक्वेशंस यूज़ करनी है वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। सो ये आपका टास्क है।
मैं इससे ज़्यादा आपको ये न्यूमेरिकल नहीं एक्सप्लेन कर सकता, सॉरी, यह आपने खुद करना है जी। जनरल मैंने आइडिया आपको दे दिया कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सर अच्छा 10 मिनट की ब्रेक, ओ ब्रेक यार, क्लासेस ही नहीं हुई यार, तो आप लोग ब्रेक मांग रहे। सो कहते हैं जी, अच्छा जी, अच्छा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एग्जांपल, आप इस एग्जांपल की बात करें तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जितना मैंने एक्सप्लेन करना था। अच्छा एक्सेंट्रिसिटी है तो एक्सेंट्रिसिटी को आपने कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे देखें दोनों की स्टिफनेस सेम है, तो मैंने दोनों को 2K से डिनोट कर दिया, केस 2 आ गया जी। एक्सेंट्रिसिटी 5% हमने कंसीडर की, तो एक्स डायरेक्शन में 5% है तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा वाई डायरेक्शन का, ठीक है जी। तो इसके बाद के टी आपने निकाल लेना जी। इन दिस केस आपने सिर्फ कि एक्स डायरेक्शन की स्टिफनेस और वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस उसका निकाल लेना है। सो दोनों सेंटर से कितना डिस्प्लेस है, ये चीज़ आपने देखनी है। सो सबसे पहले हम इस तरफ आ जाते हैं। देखिए बिल्डिंग का जो सेंटर है वो ये बन रहा है, इससे एक्स फ्रेम, एक फ्रेम कितना है जी 10.5 मीटर इधर, और दूसरा फ्रेम भी कितना है 10.5 मीटर अवे है। तो वो किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन में है। सो दैट्स वाई वाई डायरेक्शन में इस फ्रेम का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ बिल्डिंग से, तो वो आपने देख लेना जी। तो वाई आई आ जाएगा आपका जी, के टी आपके पास ही निकल आएगा इस तरह से। दोनों फ्रेम है, हर एक फ्रेम की स्टिफनेस के, दोनों की दायरा इक्वल है तो हमने दोनों को के से डिनोट कर दिया, अदरवाइज आप स्टिफनेस निकाल देंगे। स्टिफनेस निकालने का तरीका आपको मैंने बताया है। सो अभी एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेंट्रिसिटी कंसीडर हो रही है, तो इसलिए हम सिर्फ एक्स का ही कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। ये वाई वाला पोर्शन जो है वो हमने कंसीडर है नहीं करना इन दिस केस। एक्सेंट्रिसिटी 5% मल्टीप्लाई बाई 21, तो वाई वाली डायरेक्शन में देखें कितना टोटल डिस्टेंस है, ई एक्स मल्टीप्लाई बाई टोटल डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, दैट विल बी 21। तो आपकी बिल्डिंग से एक्सेंट्रिसिटी निकल आएगी। सिग्मा के एक्स आई आपके पास निकला है, दोनों का 2K हो जाएगा। के टी भी निकल आया, तो अब आपने इस फार्मूले से आपने क्या कर लेना है, वी एक्स 1 और 2 आपने फाइंड करनी है। तो वाई आई पहले और दूसरे का दोनों का सेम है, इसलिए 1 और 2 मैंने इकट्ठा फाइंड कर लिया, ठीक है जी। तो पहला ये वाला फ्रेम जो है, ये वाला पहला फ्रेम, ये भी 10.5 मीटर अवे है इधर सेंटर से, और ये भी 10.5 मीटर है अवे है, तो इसलिए दोनों निकाल लिए। और ये देख लें 1472 किलो न्यूटन आ जाता है, 1472 किलो न्यूटन आ जाता है, 1338 के बजाय 1472। सो अगर आप देखें तो एक्सेंट्रिसिटी की वजह से फोर्स में कितना इजाफा हुआ है, 1472 डिवाइडेड बाई 26 76.39 ज़रब 2 कर लेते हैं चलें, तो 1.0999 मतलब 9.999 यानी कि 10% इंक्रीमेंट हुआ है फोर्स में, एक फ्रेम की फोर्स में। तो टोटल फोर्स में जो शेयर में इजाफा हुआ दैट इज 20%, 10% इजाफा हुआ दोनों में, ठीक है जी। सॉरी 10% इजाफा हुआ, परसेंटेज में सेम ही रहेगी सारी चीज़। सो 10% इंक्रीमेंट हुआ है। अब आ जाते हैं
वाई डायरेक्शन की। अब मैं ना आपको केस नंबर 5 समझा देता हूँ। 6 फ्रेम है तो हर एक फ्रेम की स्टिफनेस यहाँ पे सेम है, इसलिए मैंने 6K लिख दिया। 5% एक्सेंट्रिसिटी है, एक्स की डायरेक्शन कितनी है टोटल 25, 5% मल्टीप्लाई 25। सो अब वाई के लिए आपने एक्स वाला एक्स डायरेक्शन का टोटल डिस्टेंस बिल्डिंग का ले लेना है। 1.25 मीटर एक्सेंट्रिसिटी आ गई। के टी इज इक्वल टू सिग्मा, अब के वाई आई क्रॉस एक्स आई आ जाएगा। अब देखें ये वाला पहला फ्रेम बिल्डिंग के सेंटर से कितना जी 12.5 मीटर अवे है, दूसरा 7.5 है, तीसरा 2.5 मीटर सेंटर से अवे है, चौथा भी 2.5 मीटर अवे है, पांचवा फिर 7.5 मीटर अवे है सेंटर से, सातवां फिर 12.5 मीटर अवे है सेंटर से। तो इसलिए 1 बाई 1 हमने ईच फ्रेम के लिए क्या किया, ये एक्स आई डिस्टेंस हमने फाइंड किया है। ठीक है जी, जितना बिल्डिंग के सेंटर से अवे है तो हमारे पास के टी आ गया। इन दिस केस हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा जी। तो अब देखें जी कि फॉर फ्रेम 1 और 6 बिकॉज पहले और आखिरी फ्रेम की स्टिफनेस भी सेम है और दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से सेम है, तो पहले और दूसरे के लिए कितनी निकल आई, ये 12.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। दूसरे और पांचवें का डिस्टेंस सेम है 7.5, स्टिफनेस भी इनकी सेम है तो उनके लिए ये निकल आएगी। देख लें जो जितना सेंटर से अवे होंगे फ्रेम उन पे फोर्स क्या होगी, ज़्यादा अप्लाई होगी। तो 541 को अगर आप कंपेयर करें केस नंबर 4 में कितनी है 446 और 541 को अगर आप कंपेयर करें 541 डिवाइडेड बाई 446 तो आप देख सकते हैं 21.3% इंक्रीमेंट हुआ एक्सेंट्रिसिटी की वजह से फोर्स में, जो का है जो आपके बिल्डिंग के आउटर साइड पे जो फ्रेम है आपका, जो जो इनर जाते जाएंगे तो एक्सेंट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा आपका। तो इसी तरह हमने 3 और 4 का डिस्टेंस दोनों का सेम था 2.5, तो इसके लिए भी हमने क्या वी वाई निकाल लिया। बाकी फार्मूला ही यूज़ किए तो एक्सेंट्रिसिटी की आपको समझ आ गई होगी। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब इन सब का समेशन जो है वो v के इक्वल नहीं होगा बिकॉज एक्सेंट्रिसिटी वाला ये पार्ट भी इंक्लूड किया हमने। ठीक है जी, वी वाई वो वाली जो y है जो आपकी बेस शेयर जो आपने शुरू में निकाली है, और इधर भी वी वाई मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये फार्मूला चेक कर लीजिएगा आप। सो होप सो कि आपको ये एक्सेंट्रिसिटी का पार्ट भी समझ आ गया होगा। और लेट मी चेक सर पेपर्स कब से हैं एक्सपेक्टेड, ये तो चले मैं स्केड्यूल देख के आपको बता दूंगा। सर जी एक स्टूडेंट ने इधर व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग अंडर दीज बेस हीयर्स। सो देखें आप हॉरिजॉन्टल लोड लगा रहे हैं तो वर्टिकल मेंबर्स में क्या आ गई,
वर्टिकल मेंबर्स जो आपके कॉलम है उनमें शीयर और बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगी और इसकी वजह से बिल्डिंग क्या करेगी, स्वे करेगी। तो देखें, वैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पैटर्न शायद डिफाइन किया हो मैंने, हाँ, ये अर्थक्वेक का। सो यहाँ पे अगर आप मॉडिफाई लेटरल लोड पे देखें तो ये सारी डायरेक्शन में 6 के 6 मोड्स मैंने चेक किए हुए हैं और एक्सेंट्रिसिटी रेशियो मैंने 0.05 यानी कि 5% रखी हुई है। टाइम पीरियड मैंने अपना डिफाइन करके डाला हुआ है 5.5 ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर, इम्पोर्टेंस फैक्टर, सॉइल टाइप, सिस्मिक जोन फैक्टर मैंने दे दिया और ओके कर दिया। अब देखिए, जब मैं इसको एनालिसिस करूँगा सपोज मैं इसको एनालाइज कर देता हूँ। सो मैं आपको इसका थोड़ा सा रिस्पांस बता देता हूँ। मीनवाइल इसको होने दें तो आपको मैं स्प्रिंग 2020 चल रहा है। सो जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है आपके वो 14 से 19 जून को होंगे जी। इस वीक में आपने असाइनमेंट 1 आपको मैंने दे दी है जी, बिल्कुल कैलेंडर के मुताबिक, और आपके 14 जून से पेपर होंगे। अब आप देखें यहाँ पे क्या मोड आप देखें अगर बिल्डिंग का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डेड, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट लाइव आ गया। अब आप देखें अर्थक्वेक का ये पहला मोड है, देखें ये बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब ये दूसरा मोड है, दैट मे बी एक्सेंट्रिसिटी, ये तीसरा मोड है, और ये चौथा मोड है वाई का, ये पांचवा मोड है जी, और ये छठा मोड है। सो अगर आप पहले मोड में देखते हैं बिल्डिंग को, आई थिंक इसमें आपकी वो नहीं होगी। सो आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में बिल्डिंग का ये स्वे का पैटर्न चल रहा है। और अगर मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ, मोड 2 पे देखते हैं जी हम इसको। सो बिल्डिंग है सिंपली वाई डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अगेन ये एक्स में आ गया। ये फिर ये वाई का दूसरा मोड आ गया, ठीक है जी। फिर ये छठा मोड आ गया जी आपका, ठीक है जी। सो 6 मोड हैं इसके जो मैंने चेक किए। तो अगर आप यहाँ पे
देखना चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक्स के मोड ऑन करके चेक कर लेता हूँ जी। आई थिंक देयर शुड बी 3 मोड्स, मे बी इट डिपेंड्स। सो हाँ, देर आर 3 मोड्स। तो ये पहला मोड है जी इसका अर्थक्वेक का। अब ये सारे मोड आई थिंक एक्स में ही मैंने चेक किए हैं। तो यस, ये दूसरा मोड आ गया और ये तीसरा मोड आ गया। सो पार्टिकुलरली आप में भी कोई डिफरेंट आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने मोड इसके चेक करना चाहते हैं। सो ये क्वेश्चन, सो बिल्डिंग पे स्टैटिक लोड एक तरह से लगा रहे हैं, ठीक है जी, इक्विवेलेंट। तो जो इसका बिहेवियर है वो स्टैटिक ही होगा, ठीक है। इस लोड के केस में वाइब्रेट नहीं करती, बट जो इसका जो मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट, वो आप बिहेवियर उसका देख सकते हैं किस डायरेक्शन में आ रहा है। बाकी यह है कि वर्टिकल मेंबर्स में शियर और मोमेंट आएगी, दैट्स इट। सो अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट में देखें बच्चे, स्टेटमेंट में कंक्रीट नहीं गिवन। यार आप ये देखो, जब आपको मैंने एफ सी प्राइम बता दी तो आपको समझ आना चाहिए कि ये आपकी कंक्रीट है और ये स्टील रीबार है। 500 बाई 500 मिलीमीटर का कौन सा कोई स्टील का या किसी और मटेरियल का ये आता है आपका, ये कंक्रीट का ही है और किसका है। बिल्डिंग ये सारी कंक्रीट की है, इतनी थिकनेस की स्लैब कंक्रीट की होती है और क्या होती है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये कंक्रीट है, ठीक है। स्टेटमेंट में ये गिवन है, ये यहाँ तक स्टेटमेंट चल रही है, यहाँ पे स्टेप 1 से आगे सोल्यूशन इसका चल रहा है। देखें, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जब फ्रेम का साइज डिफरेंट है तो आप सबसे पहले आई निकाल लें। एक्सट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन के लिए आई निकाल लें। एक कॉलम का निकल आया, एक कॉलम की स्टिफनेस निकल आई, तो आपके पास 6 कॉलम है, 6 कॉलम की स्टिफनेस निकाल लें। अगर हर एक का साइज डिफरेंट है, हर एक का ई आई डिफरेंट है, तो हर एक के लिए अलग अलग निकाल के ऐड कर लें तो एक फ्रेम की निकल आएगी। दोनों फ्रेम की आप क्या करें, अलग से निकाल के दोनों को ऐड कर लें तो टोटल आ जाएगी। और एक फ्रेम की स्टिफनेस डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाई वी करके आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला है। तो ये चीज़ मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, होप्स हो कि आपको ये समझ आ जानी चाहिए। हाँ, और अगर एफ टी 0 नहीं है तो ये देखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस एफ टी आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा,
जो आपका ये वाला वी एक्स आ जाएगा, वो वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास। और उसमें अगर आप ऑलरेडी इसमें माइनस कर चुके हुए हैं तो यहाँ पे दोबारा से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें से ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। अब ये V1 होगा पहले फ्रेम के लिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, और पहली स्टोरी के पहले फ्रेम की बात करें तो ये वो आ जाएगी, और यहाँ पे V1 हो जाएगा अगर पहले फ्रेम की बात करें। दूसरे फ्रेम की बात करें तो ओके जी, साइज ऑफ फ्रेम डिफरेंट मीन कॉलम साइज इज डिफरेंट ओनली, नहीं मतलब स्टिफनेस अगर आप कहते हैं ना कॉलम डिफरेंट, दो कॉलम्स की अगर डिफरेंट स्टिफनेस है तो स्ट्रेंथ अगर दोनों की डिफरेंट है तो मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का डिफरेंस है, और अगर साइज में दोनों में डिफरेंस है तो और अगर दोनों के साइज में डिफरेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई में फ़र्क आ जाएगा। तो फिर भी दोनों क्या है, दोनों की स्टिफनेस डिफरेंट होगी। दोनों की स्टिफनेस सेम होने के लिए उनकी दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों का साइज सेम होगा, और दोनों की लेंथ भी सेम हो, ये भी एक कंडीशन है। देखिए जी, एक क्वेश्चन आया है कि जिशान ने किया है, तो टू बिल्डिंग एक्ट्स एज वन यूनिट अगेंस्ट लोड्स, एज लोड कम्स इन नेक्स्ट डायरेक्शन द फ्रंट पार्ट विल बी गेटिंग डैमेज्ड। डैमेज का तल्लक तो है कि whichever part is weaker वो डैमेज होता है। अगर आप उसको प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं तो कोई भी पार्ट आपका डैमेज नहीं होगा। हाँ, अगर एक्सेसिव लोड है सो या कोई ऐसी लोडिंग की कंडीशन आ जाती है जो कि डिज़ाइन में कंसीडर नहीं की गई, तो उस केस में फिर वही होता है कि जो पार्ट वीकर होता है वही डैमेज होता है। ये लाजमी नहीं है कि फ्रंट पार्ट डैमेज होगा या रियर पार्ट डैमेज होगा। हाँ, अगर सोर्स की डायरेक्शन में जो पार्ट है फ्रंट पे, तो उस डायरेक्शन से अगर वाइब्रेशंस आ रही हैं तो मे भी उस पार्ट में फोर्सेस आपकी ज़्यादा आएंगी। तो अगर आपने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया हुआ और सारा का सारा एक ही जैसा डिज़ाइन किया हुआ और किसी पार्ट में ज़्यादा फोर्स आ जाती है तो डेफिनेटली वो फेल होगा।
इन दिस केस यस, जिस डायरेक्शन से फोर्स आ रही है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सो यस, इस डायरेक्शन वाले फ्रेम में फोर्सेस ज़्यादा आएगी बनिस्बत रियर वाले डायरेक्शन में, तो इट मे बी यस। ठीक है, यहाँ तक क्या आगे जाके ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है जी, डेसिपेट हो रही है। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट इन कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और आगे जा रही है, ठीक है, स्टोरीज पे। सो ये मल्टीपल स्टिफनेस इस पार्ट की वजह से क्या होगा, डेफिनेटली इन फ्रेम में फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आ सकता है। समटाइम एक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर फेल होने की जो रीज़न होती है वो अनबैलेंस्ड मोमेंट्स भी होते हैं बिल्डिंग में, ठीक है जी। सपोज करते हैं कि ये एक बे फ्रेम है ना, ये वाला जॉइंट है। अब सपोज करते हैं 25 किलो न्यूटन मीटर इधर से आ रहा है, 20 किलो न्यूटन मीटर इधर से आ रहा है कॉलम में। अब कॉलम में लोड क्या है, मोमेंट बैलेंस नहीं हो रहा, तो 5 किलो न्यूटन मीटर का जो है आपका अनबैलेंस मोमेंट कॉलम में आ जाएगा। सो मे बी ये पर्टिकुलर जो कॉलम है या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इस वजह से भी फेल करे, ठीक है। उसकी वजह होता है कि आर्किटेक्चरल फीचर्स इस तरह के होते हैं कि ज्योमेट्रिकली भी एक्सेंट्रिक होता है, लोडिंग के अगेंस्ट भी एक्सेंट्रिक होता है। इसके अलावा जो अर्थ के लोडिंग है उसके अगेंस्ट भी एक्सेंट्रिक आ जाता है ये। तो कुछ बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, जो मोमेंट है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, अनबैलेंस मूवमेंट रह जाता है, तो वो वर्टिकल मेंबर में जाके क्या होता है उसको ऐड अप हो जाता है। और सम टाइम डिज़ाइनर उसको कंसीडर नहीं करते, तो वो सिस्टम आपका अंडर डिज़ाइन रहता है और वो फेल हो जाते हैं। उस टॉपिक पे हम ई टैब्स के एनालिसिस के दौरान हम इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करके मैं आपको फुली समझा दूंगा वो। सो इसकी मल्टीपल रीज़न है कि बिल्डिंग का कौन सा पार्ट फेल होगा। डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं तो वही पार्ट फेल होता है जो अंडर डिज़ाइन होता है। इट डजेंट डिपेंड कि फ्रंट वाला पार्ट ही डैमेज होगा, नो। अगर ये अच्छा डिज़ाइन होगा तो नहीं होगा ही डैमेज, कोई पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में एक दफ़ा माइनस कर दें या वर्टिकल में माइनस कर दें, दोनों दफ़ा माइनस नहीं करनी, एक ही दफ़ा माइनस कर दें। टोटल में से एक दफ़ा माइनस कर दें, फिर उसको हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, आखिर पे जाके एफ टी को आप ऐड कर दें। अब डिस्ट्रीब्यूशन से पहले माइनस कर दें एक दफ़ा बस। बाद में आपको पता है कि अगर आपके पास एक फ्रेम है, टॉप स्टोरी पे एफ टी ऐड हो जाएगा। और अगर आपका एक डायरेक्शन में, जैसे हमारे एक्स डायरेक्शन में 2 फ्रेम थे, तो दोनों की टॉप स्टोरी में एफ टी बाई 2 ऐड हो जाएगा। और वाई डायरेक्शन में 6 फ्रेम है, तो हर फ्रेम के टॉप स्टोरी पे एफ टी बाई 6 ऐड हो जाएगा। तो आप टोटल में से एफ टी माइनस कर दें, उसके बाद आपने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वर्टिकल की भी और हॉरिजॉन्टल की भी। आवाज़ तो मैंने वैसे बंद नहीं की हुई, माइक मेरा ऑन है। चलें जी, 2 हो गए हैं, लेक्चर को हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।